हाँ, वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको देश के विकास नहीं, देश का टुकड़े करने की जिनकी मानसिकता है। जग जाहिर हो चुका है अर्बन गोस्वामी ने किस प्रकार पोमेल जो हमला हुआ था पुलवामा हमले की, उसने शर्मसार कर दिया। केवल पत्रकारिता की बात नहीं है, इंसानियत को शर्मसार किया है। वो पत्रकारिता से पहले एक इंसान होना चाहिए था। मैं समझता हूँ वो इंसानियत के ऊपर धब्बा है। जो हमारा साथी है उसको जो घेर कर और एक ये साबित करना चाह रहे, असल में उस दिन मीडिया भी, गोदी मीडिया आया हुआ था, वो ये दिखा रहा था कि किसान रो रहे हैं और इनकी सत्ता की वापसी, घर वापसी अब तय हो चुकी है। ये आंदोलन के रंग है साहब, यहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं। हमने हर कवरेज में एक इंसान का जिक्र किया है, जो आदमी शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहले दिन से मौजूद है। आज हम कुछ बात करेंगे अलग हटकर। आंदोलन की बात हमने बहुत दिखाई है, बहुत बातें की है। आज अब कुछ अलग हटके बात करेंगे। मेरे साथ है अनूपगढ़ से पूर्व विधायक पवन दुग्गल। दुग्गल साहब, आंदोलन की बहुत बातें हुई है, हुक्मरान तस से मस नहीं है। 26 जनवरी को प्रोपोगेंडा भी पूरा कर लिया। आप सत्ता में रहे हैं, आपको नहीं लगता ये सत्ता बहुत क्रूर होती है? नहीं, बात सत्ता की नहीं है, बात विचारों की है। सत्ता में कौन है ये चीज़ देखने की चीज़ होती है। और यहाँ हिंदुस्तान की सत्ता में आरएसएस है, जिसका अपना एक वजूद है, अपना एक एजेंडा है। हिंदू धर्म को लाने का एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाने का एजेंडा है। तो यहाँ वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको देश के विकास नहीं, देश का टुकड़े करने की जिनकी मानसिकता है। इसलिए इस आंदोलन के अंदर इतनी देरी और इस प्रकार की चाल, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी आपको खालिस्तानी के नाम से, आपके लाल झंडा जब आ जाता है, आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से है, तो उसको एक अलग तरीके के अर्बन नक्सली बोल दिया जाता है। सर, किस प्रकार की मानसिकता हो गई है इस देश की? तानाशाह तो इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन ये तो हिटलर से भी ऊपर हो चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे, जहाँ तक मार्क्सवाद की बात है, तो भगत सिंह जब अपने जेल के अंदर अंतिम टाइम में जिस बुक्स को पढ़ रहा था और जिस बुक्स का पन्ना उन्होंने मोड़ के छोड़ा था, वो एक कार्ल मार्क्स की बुक थी। तो जब इतना बड़ा देश का क्रांतिकारी युवा जो कार्ल मार्क्स को उस समय पढ़ रहा था, वो जानता था कि दुनिया के अंदर आने वाले समय में विचारों की संघर्ष होगा और विचार किस प्रकार के हैं, तो वो लोग भी उनको फॉलो करते थे और हम लोग भी उनके फॉलोवर्स हैं। अब इनकी मानसिकता क्या है, ये इनके पास जो रहेगा वो तो राष्ट्रवाद। इनका राष्ट्रवाद भगत सिंह का राष्ट्रवाद नहीं है, इनका राष्ट्रवाद है हिटलर का राष्ट्रवाद। वो हिटलर जिसने राष्ट्रवाद की संज्ञा देके, हिटलर ने जर्मनी को नहीं पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया था। तो आज मोदी जी भी वैसी हालात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड को भी चुनौती दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार पिछले 6 सालों से तनाव है हमारी। कभी पाकिस्तान है, कभी चीन है, कभी नेपाल है। एक नेपाल जो प्रांत है, कहने को तो ये हिंदुत्व की बात करते हो तो दुनिया में सबसे जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व जो है, हिंदू राष्ट्र, वो नेपाल है। नेपाल हमारा छोटा भाई, एक बच्चे की तरह है। और नेपाल से हमारे संबंध कितने बुरे हो चुके हैं। किसी भी मुल्क के लिए पड़ोसी देशों से तनाव रहना ये सबसे बड़ी खतरनाक है। इसलिए ये जो हालात बन रही है, जो हालात बनाई है, इससे ये देश धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ चलता ही जा रहा है। सरहदों पे तनाव कैसा है, पता करो कहीं देश में चुनाव तो नहीं है। देश में चुनाव आते हैं, अचानक से पुलवामा का अटैक हो जाता है। अब जब उस पुलवामा अटैक की जानकारियां बाहर आने लगी, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उस आदमी को पत्रकार बोल रहा हूँ। जब लाल माइक हाथ में मैं लेता हूँ तो मेरा मन नहीं करता उसको पत्रकार कहने की। 26 जनवरी का एक नया प्रोपोगेंडा सरकार ने दे दिया, खुद के ही आदमियों को भेज दिया लाल किले पर। क्या कहें? हाँ, देख रही है, तो पूरा जग जाहिर हो चुका है अर्बन गोस्वामी ने किस प्रकार पोमेल जो हमला हुआ था पठानकोट के पास है, उस हमले पे किस प्रकार से उनकी जो वीडियो चैट आई है, व्हाट्सअप जो चैट आई है पुलवामा हमले की, उसने शर्मसार कर दिया। केवल पत्रकारिता की बात नहीं है, इंसानियत को शर्मसार किया है। वो पत्रकारिता से पहले एक इंसान होना चाहिए था। मैं समझता हूँ वो इंसानियत के ऊपर धब्बा है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो जिस प्रकार जो
चेट उसकी बाहर आई है, इसने पूरे देश के अंदर झकझोर करके रख दिया है कि हम सब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें कि एक इंसान के रूप में ऐसा भी कोई आदमी देश के अंदर पैदा हो सकता है जिसने देश की फौज, देश की ताकत को मरवाने के ऊपर हंस रहा हो, उस हंसी मजाक जैसी चेट कर रहा हो। तो ये हम सब के लिए ऐसे दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे देश में पत्रकारिता के पीछे एक कितना बड़ा चेहरा, जो एक आतंकी चेहरा है, वो छुपा हुआ है। हुकूमत के पीछे किस प्रकार से देश को विभाजन करने वाली ताकतें छुपी हुई है। ये देश ऐसे लोगों का देश है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों का है। जिस देश की आज़ादी में हिंदू ने कुर्बानी दी, मुसलमान ने कुर्बानी दी, सिखों का एक अपना इतिहास है, ईसाइयों का अपना इतिहास है, उस पूरे इतिहास को छोड़ते हुए इन्होंने इस देश को टुकड़े कराने का जो काम किया है। अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। ये असल में किसान आंदोलन नहीं है, ये वक्त की करवट है, समय की पुकार है। इससे नया देश, नया भारत बनेगा इस आंदोलन की जीत के बाद में। सर, आंदोलन कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी तो चलना शुरू किया है, लक्ष्य तो कितना दूर है। बाबा टिकैत के एक पुत्र राकेश टिकैत, एक रात को पूरा माहौल बना दिया था देश की मुख्य धारा की मीडिया ने। सरकार के नुमाइंदे वहाँ थे, 4 आंसू की बूंदें क्या गिरी, पूरा सैलाब आ गया। आपको नहीं लगता इस आंदोलन को नई जान राकेश टिकैत ने दे दी? नहीं, वो केवल उसको 4 आंसू कहना बहुत गलत है। वो एक भावना थी इस देश के मुल्क की, 70 साल से पिसता आ रहा किसान की, जो किसान की भावना टिकैत के दिल से निकलकर आंखों में आई थी। मुझे याद है हम वो जब क्षण देख रहे थे तो बार बार वो इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी के एमएलए, आरएसएस के लोगों ने घेरा है, उनके पास लाठियां हैं, उनके पास हथियार है। उसने कहा मैं आत्महत्या कर सकता हूं, मेरा किसान नहीं टूटने दूंगा, मेरा देश नहीं टूटने दूंगा, इन काले कानूनों को वापस लेना होगा। तो जो वो 40 सेकंड की जो आवाज़ थी, जो वक्त था, उस वक्त ने ऐसी करवट ले ली कि आज मोदी सरकार पूरी तरह बैकफुट पे आई है। मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान के 80% किसान और मजदूर के आंसू थे, जिस आंसुओं की ताकत है जो सरकार नहीं समझ रही थी। आज वो एक जन सैलाब के रूप में देश के चारों, वो गाजीपुर बॉर्डर जिसमें 4000 किसान पुलिस को लेके और आरएसएस के गुंडों को लेके जो एक नियत्थे किसान की अगुवाई करने वाले ईमानदार जो हमारा साथी है, उसको जो घेर कर और एक ये साबित करना चाह रहे। असल में उस दिन मीडिया भी, गोदी मीडिया आया हुआ था, वो ये दिखा रहा था कि किसान रो रहा है, वो ये दिखा रहा था कि किसान का नेता कमज़ोर है, वो ये दिखा रहा था कि किसान किस प्रकार घबरा रहा है। असल में उसने हमारी घबराहट को जो दिखाने की कोशिश की, वो हमारी घबराहट नहीं थी, वो हमारी क्रांति की शुरुआत थी। और वो क्रांति आज देश के उसी बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर, शाहजहाँपुरा बॉर्डर के ऊपर, पलवल बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की जनता देखने को मिल रही है। किस्सा हमने बहुतों का सुना है, ये वक्त की करवट है साहब। हमने इनकलाब भगत सिंह का भी देखा है और हशर गद्दाफी का भी। बहुत यातना एक सही है। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, दर्द होता है, लेकिन मैं ठीक ठाक कमाई वाला पत्रकार हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के बीच रहता हूँ। 67 दिनों में ज़्यादा नहीं, 50 दिन आपके बीच था। आंधी भी आई, तूफान भी आया, लेकिन हौसला नहीं डगमगाया। 26 के बाद एक बार हौसला डगमगाया, उसके बाद आज की स्थिति कैसी है? देखिए, असल में ये विचारों के संघर्ष है। यहाँ इंसानी जामे की लड़ाई नहीं है, शरीर के, जिंदा शरीर की लड़ाई नहीं है। ये शरीर तो नासवान है, ख़त्म हो जाएगा। ये विचारों की लड़ाई है, ये विचारों का टकराव है। एक विचार वो जो देश के गरीब और किसान के उत्थान के लिए भगत सिंह ने बनाए, एक विचार वो जो गुरु गोवलकर और वीर सावरकर, जिसको वीर कहते हैं, उनके विचार थे, जो एक अलग राष्ट्र कुछ लोगों को लेकर हिंदुत्व का नारा दे करके। यहाँ विचारों का टकराव है, और जब विचारों की लड़ाई होगी तो वो विचार जीतेगा जिस विचार में दुनिया की सच्चाई, ईमानदारी और उनकी भविष्य टिका हुआ है।
तो यहाँ आंधी आना, तूफान आना, ये हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे विचारों को नहीं कर सकते। ये एक टाइम के लिए हमें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं ले जा सकते। एक टाइम के लिए ये शरीर को डेड भी कर सकते हैं, नाशवान भी कर सकते हैं, मगर विचारों को नहीं कर सकते। इसलिए ये संघर्ष विचारों का है। और यहाँ विचार देश के किसान और अन्नदाता को एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाने का विचार है। मैं समझता हूँ कि जो भी मुसीबत आई है, उस मुसीबतों को झेलते हुए ये विचार उस क्रांति की तरफ जाएंगे जो भगत सिंह ने कभी कल्पना की थी। जिस बात के लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था, उसी विचारों को लेकर आज लाखों भगत सिंह इस मुकाम के ऊपर आरएसएस जैसी संस्था से, भाजपा जैसी संस्था से, जिसके पास लाठी है, गोली है, बंदूक है, जो कभी हिंदू कह रहे हैं, कभी मुसलमान को पाकिस्तान कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने पहले भी डीपी के न्यूज़ ने ये चेतावनी दी थी कि ऐसी हालात हो सकती है, आंदोलन टूट सकते हैं। आपने हमसे 26 को जब कवर कर रहा था, मैंने आपसे भी पूछा, आपने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि इतना बड़ा जन सैलाब होगा, आप कह रहे हो शांति से चलेंगे, मगर ऐसी घटनाएं, ये सही थी, हमारे मन में भी थी, मगर आपने उजागर की और वो आपकी बात जो वो सही साबित हुई है। लाल किला ऐसी जगह जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, और एक इंसान 100-200 लोगों को लेकर लाल किले पे जाता है, झंडारोहण भी कर लेता है, फिर वो वापस भी आ जाता है, और आज 6-7 दिन हो गए उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। तो ये स्पष्ट जो ड्रामा है वो दुनिया ने देख लिया है। इसलिए इनकी हर चाल उल्टी होगी। जिस प्रकार टिकैत को 28 की रात को इन्होंने गिरफ्तार करके उनको जलील करने की कोशिश की थी, उन पे तांडव करने की कोशिश की थी, वो जलील नहीं हुए। मोदी और आरएसएस जलील हुई है। 28 के बाद मेरे किसान के अंदर एक नई ताकत उठ जाई है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, वो क्या मेरे हकों में फैसला देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो लोग लाल किले की बात करते हैं जिन्होंने लाल किला बेच दिया। वो लोग बात करते हैं कि 52 साल तक जिन लोगों ने तिरंगे का सम्मान नहीं किया, अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने दिया, 2 युवकों ने हिम्मत करके जब तिरंगा फहराया तो 14 साल की जेल कर दी, उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या लगता है आप? देखिए, ये सब जानते हैं कि आरएसएस ने अपने जो मेन मुख्यालय नागपुर में तिरंगे का अगर किसी ने बनने के बाद विरोध किया है तो वो आरएसएस ने किया है। ये जग जाहिर है। तिरंगे के प्रति अगर नफरत किसी के अंदर है वो आरएसएस के अंदर है। हम भगत सिंह जैसे लोगों ने इस तिरंगे को सम्मान करके लाल किले पे अपनी आहुति दे के चलाया। ये लाल किले पे तिरंगा ये नहीं देखना चाहते, ये लाल किले पे भगवा देखना चाहते हैं। ये भगवा का प्रचार करने वाले लोग हैं। तिरंगे के जो सिपाही है वो तो किसान है जिसका बेटा फौज में खड़ा हुआ है, कुर्बानी दे रहा है, तिरंगे में लिपेट के आ रहा है। आप ये देखिए, आरएसएस के जितने भी लोग हैं, आपने कभी सुने आरएसएस के ये लोग कभी कुर्बानी हुई हो? पहली बात तो कुर्बानी दी नहीं इन्होंने, मगर ये मर भी जाए एक्सीडेंट होके तो भी ये भगवा झंडा ही लेके जाते हैं। इनको नफरत है, लेकिन ये देश की भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल ये कर रहे हैं। और इसी कारण है कि ये लोग सत्ता के अंदर पहुंच चुके हैं और इनकी सत्ता की वापसी, घर वापसी अब तय हो चुकी है। जिस प्रकार लोगों ने महसूस कर लिया है कि किस प्रकार से इन्होंने सत्ता हासिल की है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। गोधरा कांड से लगाकर किसान आंदोलन तक इन्होंने अपने हाथ खून से रंगे हैं। इसलिए कि तिरंगा क्यों किसका है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, मगर तिरंगा आरएसएस का नहीं है ये हम कह रहे हैं। तिरंगा को भगवा लोग नफरत करते हैं ये हम कह रहे हैं। ये कल भी नफरत करते थे, ये आज भी नफरत करते हैं और ये आने वाले समय में भी नफरत करेंगे। ये जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र पे भगवा लहराने की बात कर रहे हैं। हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, उस मुल्क को जिसको धर्मनिरपेक्ष मुल्क कहते हैं, उसके ऊपर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है जो तिरंगा लहराएगा। इनका मुल्क हिंदुत्व बनाने की बात कर रहे हैं जो भगवा लहराने की कोशिश करेंगे। हम भगवा को रोकेंगे और तिरंगे को जिंदा रखेंगे। इस देश पे हमेशा तिरंगा लहराएगा, कभी भगवा के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। ये मेरे साथ पवन दुग्गल थे। मैं दुआ करूंगा, भगवान से दुआ ही तो कर सकता हूं कि इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग सत्ता में हो। ये पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं, हमने इनका भी कार्यकाल देखा है। बातें बहुत करनी थी लेकिन समय का अपनी सीमा है। पवन जी, 4 पंक्तियों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा और 4 पंक्तियां भी पवन जी के लिए।
रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मज़ा भी आएगा।